बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। टॉप 10 क्वेश्चन जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ वो आपको पेपर में एज इट इज मिलेंगे। बस क्वेश्चन एक बार सीख लिया तो आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। आज हम करने वाले क्लास 10th मैथ्स के टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है, चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर, जिसका ये क्वेश्चन है प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमें प्रूव करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम उन बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। क्या? हमें पता है कि रियल नंबर्स में रेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों ही आते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर 3 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल भी, होल भी और इंटीजर्स भी। ये भी क्या होते हैं? रेशनल नंबर में ही आते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। वैसे तो आपको पता ही होना चाहिए ये चीज़। अगर आपको पता है तो आप इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं, इसको थोड़ी आगे भी कर सकते हैं। नहीं पता है तो एक बार जान लीजिए। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 2 3 इन्फिनिटी तक ये जो नंबर होते हैं क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर में ही अगर हम 0 इंक्लूड कर देते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? होल नंबर हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर में क्या होते हैं? ये भी नंबर होते हैं इंटीजर में, 0 1 2 इन्फिनिटी तक होते हैं नंबर। और इसमें माइनस के नेगेटिव नंबर भी होते हैं, -1 होगा, -2 होगा, यानी इसमें नेगेटिव नंबर भी होंगे। तो उनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स होते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, और नेचुरल नंबर भी होते हैं, होल नंबर भी आते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव नंबर भी आते हैं। ये क्या है? पॉजिटिव नंबर होते हैं जो प्लस में होते हैं, जो माइनस में होते हैं वो नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर भी 3 टाइप के होते हैं। इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो ये 3 टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। तो इसके बारे में अब हम आगे बात करेंगे। बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर्स भी आपको पता होना चाहिए। रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो P/Q के रूप के हों। ऐसे नंबर जो P/Q के रूप के हों उन्हें रेशनल नंबर कहते हैं। ऐसे नंबर जो P/Q के रूप के हों उन्हें रेशनल नंबर कहते हैं। जहाँ P और Q क्या है? P और Q इंटीजर्स हैं। जहाँ P और Q क्या है? इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स तो समझ रहे हैं आप, अभी जो आपको बताया, जिसमें नेगेटिव नंबर भी आए, पॉजिटिव भी आए। तो P और Q इंटीजर्स है, लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम इनको क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। अगर Q 0 के इक्वल नहीं है, P/Q के रूप की कोई डिजिट है और वहाँ पर P और Q इंटीजर हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। और हम ऐसा ये भी बोल सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। क्योंकि हम इनके सबके नीचे 1 तो मान ही सकते हैं, तो Q 1 तो हो ही सकता है। जैसे मान लीजिए 1 है तो 1/1 तो लिख ही सकते हैं, तो ये एक रेशनल नंबर हो गया है। तो रेशनल नंबर आप समझ ही गए होंगे। रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। जो P/Q के रूप के हों, जहाँ P और Q इंटीजर हों और Q 0 के बराबर नहीं होता है। अगर आप ये सब चीज़ जानते हैं तो आप इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। बात करते हैं को प्राइम की। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर, ऐसा फैक्टर जिसका 1 के अलावा ऐसा रैशनल नंबर, ऐसा फ्रैक्शन जिसका 1 के अलावा कोई फैक्टर ही ना हो। कैसा फ्रैक्शन? ऐसा फ्रैक्शन जिसका 1 के अलावा कोई फैक्टर ही ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? को प्राइम। ओनली 1 होना चाहिए। फैक्टर का मतलब क्या है कि अगर P और Q को अगर हम देखें कि ये किसकी टेबल में आए, तो ये किसी और 1 के अलावा किसी और टेबल में ना आए। जैसे मान लीजिए 2 और 5, तो 2 और 5, क्या 2 और 5 किसी एक टेबल में आते हैं? किसी एक डिजिट से कटते हैं? नहीं, ओनली 1 की टेबल में आ सकते हैं। तो इन दोनों का फैक्टर केवल 1 है। तो ये कौन से नंबर है? ये एक को प्राइम नंबर है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपके पास आता है 4/10, तो 4 तो 2 की टेबल में आता है 2 टाइम्स, और 5 भी 2 की टेबल में आता है 5 टाइम्स। यानी हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं 4 = 2 × 2,
और 10 को भी लिख सकते हैं 5, 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। इसका मतलब क्या है, 4 भी टू की टेबल में आ रहा है और 10 भी 2 की टेबल में आ रहा है। और कितने टाइम आ रहा है, 5 टाइम आ रहा है या 2 टाइम आ रहा है। तो यानी ये भी 2, इनका क्या हो गया, 4 और 10 का एक और फैक्टर हो गया 2। 4 और 10 का एक और फैक्टर हो गया 2। लेकिन हमने क्या बात की थी कि को प्राइम उन्हें कहते हैं जिनका केवल 1 फैक्टर हो, जिनका केवल फैक्टर क्या हो, 1। यानी 4/10 क्या है, को प्राइम नहीं है। ठीक है, तो को प्राइम समझ गए होंगे आप, ऐसे नंबर जिनका फैक्टर ओनली 1 हो, ऐसा फ्रैक्शन जिसका फैक्टर ओनली 1 हो। इसके साथ साथ एक थ्योरम होती है, थ्योरम के बारे में आपने जानना चाहिए। लेट पी बी अ प्राइम नंबर, मानेंगे कि पी एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वही होता है जिसका केवल जो अपनी डिजिट से जो 1 से कटे या फिर अपनी टेबल से कटे और किसी टेबल से ना कटे, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 2 तो या तो 2 1 से कटेगा या फिर 2 खुद से कटेगा, या फिर 11 हो गया, 7 5 जो केवल 1 की टेबल में आया और या फिर अपनी खुद की टेबल में आया, उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। तो p अगर एक कोई प्राइम नंबर है और p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p a को भी डिवाइड करेगा जहाँ एक इंटीजर है। मान लीजिए आपको अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि p डिवाइड 4a स्क्वायर, यानी मान लीजिए 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 2 अगर डिवाइड करेगा 4 के स्क्वायर को, 4 का स्क्वायर क्या है 16, तो 16 को 2 डिवाइड करेगा, 2 की टेबल में 16 आता है, तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा, यानी 2 की टेबल में 4 भी तो आएगा। अगर एक इंटीजर है तो 2 अगर 4 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा। यही ये थ्योरम है कि अगर p a के स्क्वायर को डिवाइड करती है तो p a को भी डिवाइड करेगी। ये थ्योरम भी आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे। तो हमें क्या प्रूफ करना है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो आप इसका प्रोसेस देखते जाइए ध्यान से। अगर इसके अलावा कोई और डिजिट भी आती है पेपर में, जैसे कि अगर आ जाता है प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, तो आपको बिल्कुल वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है जो इस क्वेश्चन में हम प्रोसेस करेंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन एक बार सीख लिया तो आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। टॉप 10 क्वेश्चन जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ वो आपको पेपर में एज इट इज मिलेंगे, बस थोड़ी बहुत डिजिट चेंज हो सकती है। तो आप एक बार यहाँ पे करके, एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन एक बार अपने पास पेंसिल और कॉपी लेकर बैठें और ज़रूर सॉल्व करके देखें। अगर ये प्रूफ करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम √2 को एक रेशनल नंबर मान के चलेंगे। हम मान लेंगे स्टार्टिंग में लेट कर लेंगे कि √2 एक रेशनल नंबर है। उसके बाद जब हम प्रोसेस करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा कि √2 एक रेशनल नंबर नहीं निकलेगा। √2 रेशनल नंबर की क्या होगी, जो भी रेशनल नंबर की जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको फॉलो नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर √2 एक रेशनल नंबर नहीं होगा तो वो इरेशनल नंबर होगा। तो सबसे पहले हम क्या लेट करेंगे कि लेट √2 इज रेशनल। क्या लेट करेंगे, लेट √2, इसका सोल्यूशन करते हैं। क्या लेट करेंगे, लेट √2 बी रेशनल। सबसे पहले हमने क्या लेट किया, √2 को एक रेशनल नंबर लेट किया। और रेशनल नंबर क्या होता है, p/q का रूप का होता है, यानी √2 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि √2 इज इक्वल टू p/q, जहाँ p/q क्या है, को प्राइम नंबर है, वेयर p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम नंबर तो आपको पता ही है, अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसे नंबर, ऐसे फ्रैक्शन जिनका फैक्टर ओनली 1 हो, यानी p और q 1 के अलावा किसी और की टेबल में नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो √2 को हमने p/q के रूप में लिख दिया, क्योंकि √2 को हमने अभी एक रेशनल नंबर माना, तो रेशनल नंबर p/q के रूप का होता है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे कि √2 को p/q के रूप का लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड √2 का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा, √2 का स्क्वायर अपॉन p का स्क्वायर अपॉन q का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 इज इक्वल टू p का स्क्वायर अपॉन q का स्क्वायर। अब ये यहाँ डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में जा सकता है, ये इधर q स्क्वायर है, p के डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा। जब कोई भी डिजिट इज इक्वल टू के इधर डिवाइड में होती है तो इधर क्या में जाती है, मल्टीप्लाई में। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको,
2q², p² इज इक्वल टू 2q² लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, अब हम पहले स्क्वायर से लिख लेते हैं 2q²। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। इस इक्वेशन में हमें क्या दिखाई दे रहा है, 2 की अगर हम किसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो p आ रहा है। अगर हम 2 की, भाई जैसे मान लीजिए 8 है आपके पास, अगर 8 है तो 8 को अगर हम 2 × 4 लिख रहे हैं तो इसका मतलब तो ये है ना कि 2 की टेबल में 8 4 टाइम्स आ रहा है। 2 की टेबल में 8 4 टाइम्स आ रहा है। तो अगर ये इक्वेशन बनी है तो इसका मतलब यही तो है कि 2 की टेबल में q² टाइम्स p² आ रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 2 p² को डिवाइड कर सकता है। अब भाई 2 की टेबल में 4 टाइम्स 8 आता है तो 8 को 2 डिवाइड तो कर सकता है ना, 2 4 × 8 4 टाइम्स। तो ऐसे ही p² को 2 डिवाइड कर सकता है q² टाइम्स। तो हम लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स p²। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि 2 डिवाइड्स p²। 2 किसको डिवाइड कर रहा है, p² को डिवाइड कर रहा है। अब हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी भी इंटीजर को के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो उसको भी डिवाइड करेगा। यानी अगर 2 p² को डिवाइड कर रहा है तो 2 p को भी डिवाइड करेगा। तो हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स p। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आगे हमें यहाँ पता चल गया है कि 2 p को भी डिवाइड कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, तो अगर p 2 को डिवाइड कर रहा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 2c। यानी अगर p2 अगर p को डिवाइड करेगा तो 2 की टेबल में किसी ना किसी टाइम तो p आएगा ना। जैसे कि मान लीजिए अगर 2 8 को डिवाइड कर रहा है तो 2 की टेबल में किसी ना किसी टाइम पे तो 2 की टेबल में 4 टाइम पे 8 आएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2 × 4। तो ऐसे ही हमने p को क्या लिख दिया 2 × c, कि p की टेबल में हमने मान लिया कि 2 की टेबल में p c टाइम्स आ रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 2c। c की जगह कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4। ठीक है, c तो एक वेरिएबल है, इसकी जगह 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो हमने 2c मान लिया कि मान लीजिए कि 2c टाइम p आ रहा है, 2 की टेबल में c टाइम्स में p आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि p की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। p की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में हम p की इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो क्या आएगा, p की जगह 2c², p की जगह हम इसको पुट करेंगे तो p की जगह क्या आ जाएगा 2c। तो 2c का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि p का स्क्वायर हो रहा है, इज इक्वल टू 2q²। 2c का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, c का स्क्वायर c² इज इक्वल टू 2q²। अब क्या होगा, ये 2 इसके डिवाइड में चले जाएगा, 2 इसके डिवाइड में जाएगा तो 2 टाइम्स कट कर देगा इसे, तो यह जाएगा 2c² इज इक्वल टू q²। ये 2 इसके डिवाइड में गया और 2 ने 2 टाइम्स कट कर दिया इसे, तो ये 2c² बच गया और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, 2q²। तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे q² इज इक्वल टू 2c²। अब अगर 2q² को यहाँ पर, अब इस इक्वेशन में भी आप ध्यान से देखिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 पुट कर लीजिए कि 2 की टेबल में q² आ रहा है। ठीक है, वही बात, तो यानी 2 q² को डिवाइड कर रहा है तो लिख देंगे 2 डिवाइड्स q²। और बाय थेल्स और जो मैंने अभी आपको थ्योरम पढ़ाई थी उस थ्योरम की वजह से 2 अगर q² को डिवाइड कर रहा है तो 2q को भी डिवाइड करेगा। तो हम लिख देंगे 2 डिवाइड्स q ऑल्सो। ठीक, अब इस इक्वेशन से और इससे पहले जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी, पहले इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट कि p² इज इक्वल टू 2q²। तो इस इक्वेशन की वजह से और इस इक्वेशन की वजह से क्या दिख रहा है हमें कि 2 की टेबल में q² यानी q भी आ रहा है, 2 q को भी डिवाइड कर रहा है और 2 p को भी डिवाइड कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा है, यानी p और q का एक फैक्टर और हो गया 2। तो हम लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स p एंड q बोथ, 2 डिवाइड्स p एंड q बोथ, 2 p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यानी 2 एक फैक्टर है p और q का, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2 इज अ फैक्टर ऑफ p एंड q। यानी 2 क्या है, p और q का एक फैक्टर है। अब 2 p और q का एक फैक्टर है तो हमने माना था कि 2 p और q एक रेशनल नंबर है और कोप्राइम है दोनों, तो ये तो कोप्राइम नहीं है, यानी एक रेशनल नंबर नहीं है। हमने जो सोचा था कि p/q के रूप का है √2 p/q के रूप का है और p/q एक कोप्राइम है, तो कोप्राइम तो है नहीं, तो यानी वो रेशनल नंबर नहीं है। p/q हमने अजम्पशन अब एक लिया था कि p/q
अंडर रूट 2 रेशनल नंबर है, पर ये क्या प्रूफ कर रहे हैं कि अंडर रूट 2 रेशनल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अंडर रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है। तो हम लिख सकते हैं दैट दिस मेक्स आवर assumption wrong। इसका मतलब ये है कि जो हम सोच के चले थे पीछे वो गलत है। दैट अंडर रूट 2 इज रेशनल नंबर, हमने क्या सोचा था कि अंडर रूट 2 एक रेशनल नंबर है, तो हमारी ये assumption रॉन्ग हो गई। दिस मेक्स आवर assumption wrong दैट अंडर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। यानी हमने क्या सोच के चला था कि अंडर रूट 2 एक रेशनल नंबर है, तो हमारी assumption गलत हो गई है कि अंडर रूट 2 एक रेशनल नंबर है। हम ही सोच के चले थे ना अंडर रूट 2 एक रेशनल नंबर है, तो ये गलत हो गया कि अंडर रूट 2 एक रेशनल नंबर है। तो फिर इसका मतलब क्या है, दैट इज अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या है, अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है क्योंकि वो रेशनल नंबर नहीं है। अब अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ सीरियस समझ में नहीं है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा वापस देख सकते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को पेंसिल और कॉपी लेके बैठिए और हैंड टू हैंड एक बार वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को करके देखिए। ये नहीं है कि वीडियो देखते जा रहे हैं, इससे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो एक बार वीडियो को देख के क्वेश्चन को एक बार वीडियो पोस्ट करके अपने कॉपी में ज़रूर करके देखें। और अगर कुछ चीज़ समझ में आ रही है तो वीडियो को दोबारा देखो और उसको अपनी जो भी आप को कोई प्रॉब्लम पड़ रही है तो उसको दूर करो और फिर दोबारा उस क्वेश्चन को करो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आया हुआ दिखेगा। पॉलिनोमियल चैप्टर का एक क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है, आपको दिया हुआ है x² - 2x - 8। इसके आपको जीरोज फाइंड करने हैं। ठीक है, जीरोज क्या होते हैं, जीरोज का मतलब वो होता है कि ऐसी वैल्यू पी एक्स की ऐसी वैल्यू जिसकी वजह से इस इक्वेशन की वैल्यू जीरो आ जाए। ऐसी वैल्यू इससे इस इक्वेशन की वैल्यू पूरे की जीरो आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं, जीरोज। जैसे मान लीजिए हमने पी की वैल्यू 1 रखी, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 रखी, तो इस इक्वेशन की वैल्यू जीरो आ गई है। तो 1 क्या है, 1 इस पॉलिनोमियल का एक जीरोज है। जीरोज में से 1 क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है, तो उसको बोलते हैं जीरोज। जो पॉलिनोमियल की वैल्यू जो एक्स की वैल्यू रखने पर उस इक्वेशन को जीरो कर दे। ठीक है, तो हम इसके पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे कि इसमें ऐसा एक्स में ऐसा क्या रखें जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, तो वो हमें फाइंड करना है कि इसके कितने जीरोज हैं। तो हम कैसे फाइंड करेंगे इसके जीरोज, पी एक्स को जीरो के इक्वल रख के। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पी एक्स को जीरो के इक्वल रखेंगे। पी एक्स की वैल्यू क्या है, ये इसको जीरो के इक्वल लिख देंगे, x² - 2x - 8 इज इक्वल टू जीरो। क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, इसको बीच की मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे कि हमें ऐसी डिजिट चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 8 आए और माइनस करके 2 आए। तो हम लिख सकते हैं 4 × 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, 4 - 2x - 8 इज इक्वल टू जीरो। बाकी टर्म्स एज इट इज ऐसी उधर जाएंगी, तो बस 2 को स्प्लिट कर देंगे 4 - 2 में कि 4 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा और माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो अब इसको कर देंगे सॉल्व, 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2x - 8। इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं, सेम है, x कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ बचेगा x - 4 प्लस यहाँ पर क्या कॉमन कर सकते हैं, 2 और 8 2 के टेबल में दोनों आते हैं तो 2 कॉमन कर सकते हैं हम यहाँ से। यहाँ क्या बचेगा, x - 2 के टेबल में 4 टाइम्स आएगा 0। अब यहाँ से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, x - 4 कॉमन कर सकते हैं दोनों में से, x - 4 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा अंदर, यहाँ पर x बचेगा +2। अब इन दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो x के जीरोज निकल आएंगे। क्या लिखेंगे, x - 4 इज इक्वल टू 0, x + 2 इज इक्वल टू 0। तो x इधर ये माइनस में इधर प्लस में चले जाएगा तो x का एक जीरो क्या निकल जाता है, 4, और ये प्लस में इधर माइनस में चले जाएगा तो x का एक जीरो क्या निकल जाता है, -2। और अगर आपको पता करना है कि यही जीरोज हैं, यानी अगर आपको ये देखना है कि अगर आपका आंसर सही है कि जीरोज यही हैं, तो आप क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू एक बार इस इक्वेशन में पुट करके देख लेंगे। अगर आप एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन पुट करके देखेंगे तो इस पूरे की वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो यानी ये इसका जीरो है। अगर आप सॉल्व करके देख सकते हैं, मान लीजिए हमारा एक 4 आया है, एक हमारा 4 0 आया है, तो 4 को पुट करके देखते हैं एक्स की जगह।
तो एक्स की क्या है 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की जगह क्या हमने 4 पुट कर दिया माइनस 8। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 माइनस 2 4 ज़ा 8 माइनस 8। अब 16 माइनस के 8 और माइनस के 8, अब जब माइनस की डिजिट होती है तो प्लस हो जाती है, तो माइनस माइनस से क्या है माइनस के 16 और 16 माइनस 16 क्या हो जाएगा 0। हो गई ना इस इक्वेशन की वैल्यू 0। इसका जीरोस पुट करने पर इस इक्वेशन की पूरी वैल्यू 0 आ गई है, यानी एक 4 क्या है इस इक्वेशन का 0 है। तो इस इक्वेशन के जीरोस कौन कौन से हैं 4 और -2, ये हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को कॉपी में करके देखिए अभी। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स चैप्टर का है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। हमको 2 लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं जिसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, वो मैं बता देती हूँ आपको। वो आपको ग्राफ में पता करनी होंगी, तो उसको हम ग्राफ बनाते समय पता करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमें जीरोस, इसको ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लेंगे, इसमें एक्स एक बार, वैसे तो वैल्यू आप अपने पास से पुट कर सकते हैं, लेकिन आप 0 और 1 ही पुट कर, 0 पहले एक्स की वैल्यू 0 पुट करें फिर वाई की, वही ज़्यादा बेटर है। जो यहाँ पर मैं पुट करेंगे वही वैल्यू पुट करेंगे आप। जब भी कोई अगर इसकी जगह कोई और भी इक्वेशन आ जाती है तो उसमें भी वही बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही फॉलो करनी है आपको, ये पूरा यही प्रोसेस फॉलो करना है तो वो क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन लेंगे जो इन्होंने दे रखी है हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। फिर दूसरी इक्वेशन लेंगे, तो सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 को लेकर। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें टेबल बनानी पड़ेगी ग्राफ बनाने के लिए एक। तो हम एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पर x और y की वैल्यूज़ पुट करनी होंगी हमें अलग अलग, जिससे ग्राफ बनाने के लिए वैल्यूज़ निकलेंगी। तो सबसे पहले क्या दिया है हमें, अब हम सबसे पहले इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। आपको यही करना है, पहले x की वैल्यू 0 पुट करनी है, फिर y की वैल्यू निकल जाएगी, तो एक पेयर वो हो जाएगा। और उसके बाद y की वैल्यू 0 पुट करनी है तो x की वैल्यू निकल जाएगी, एक पेयर हो जाएगा। उसके अलावा कोई पेयर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको। और अगर लगता है कि पॉइंट में आंसर आ रहा है, थोड़ा अलग आ रहा है, तो आप उसे ईजी करने के लिए थोड़ा अलग भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। भाई x प्लस, इधर करके देख लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। अब मैंने x की जगह 0 पुट कर दिया तो y की वैल्यू तो डायरेक्टली 5 है। 0 प्लस वाई कुछ होगा थोड़ी, या 0 माइनस में भी चले जाएगा, 5 में से 0 माइनस करेंगे कुछ होगा थोड़ी, तो y की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाएगी 5। ऐसे ही अब इसमें y की वैल्यू x प्लस वाई प्लस 5 में y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो क्या होगा, ये डायरेक्टली x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो एक तो ये वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, एक टेबल ये बन गई है, बस इतनी बहुत है। अब सेकंड इक्वेशन से, दूसरी इक्वेशन से एक और टेबल बनाएंगे। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है जो हमें सॉल्व करनी है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। जब हम इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 0 होगा तो 0 ही हो जाएगी पूरी वैल्यू है, माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब क्या होगा, ये 3 इसके y की मल्टीप्लाई में, इसमें क्या जाएगा डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 4/3 माइनस के। ठीक है, तो 3 से अब इसे डिवाइड करेंगे 4 को, क्या हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, बचे 1, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 10 हो गया, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 आता रहेगा, फिर 1.33 इसका आंसर आता रहेगा, तो हम इसको 1.33 ले लेंगे ओनली। तो y की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस के 1.33, माइनस की वैल्यू आई है इसकी। y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू क्या आई, माइनस के 1.33। ठीक है, अब हम y की जगह 0 पुट करते हैं। y की जगह 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, निकाल के देख लेते हैं। 2x ऐसे एज इट इज़, माइनस y की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 की मल्टीप्लाई होगी 3 से तो पूरा 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। और इसमें 0 माइनस 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, 0 को तो माइनस करने की, कोई माइनस करो या प्लस करो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अब क्या करेंगे, यानी 2x इज इक्वल टू 4 क्या आ गया है, 2 यहाँ x के
मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, 4/2, 2 की टेबल में 2 टाइम्स आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है इससे 2। तो एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू 0 पुट करने पर एक्स की वैल्यू क्या आई 2 आ गई है। अब ये हमारी दोनों टेबल तैयार हो गई हैं। अब हम इसके क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। इसके लिए ग्राफ बनाना है हमें, ठीक है। अब ग्राफ बनाएंगे हम, ग्राफ को बहुत ध्यान से देखिएगा। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले ये इसका ग्राफ है, ग्राफ अभी ग्राफ बनाया नहीं है। ग्राफ बनाने से पहले सबसे पहले ये क्या बनते हैं, हम 2 एक्सिस बना लेते हैं, एक्स और वाई। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। जो एक्स एक्सिस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिस्सा, और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। और इस पूरे को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। इस पूरे को मिलाकर क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस को एब्सिस्सा, इस पूरे को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। अब हम इस पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमें वैल्यूज दे रखी हैं 0 से लेके 5 तक, और ये 2 तक है। तो हम क्या करेंगे, 5 तक, ओनली 5 पॉइंट तक पॉइंट बना लेंगे इस पूरे में। क्या बनाएंगे, 5 तक। ये तो 0 होता ही है, 1 2 3 4 5। स्केल से ड्रॉ करेंगे आप, दोनों सब में 1 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। इन सब पॉइंट्स में पूरे 1 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। 5 पॉइंट्स यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हमने, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। 5 माइनस, क्योंकि माइनस की भी, वाई की वैल्यू माइनस में भी आई है, माइनस के 1.33, तो माइनस की भी चाहिए हम। देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पर प्लस की पॉजिटिव होती है, यहाँ पर वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और यहाँ पर वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है, और यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या होती है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो एक्स की वैल्यू तो किसी में नेगेटिव आई नहीं, तो कोई ज़रूरत नहीं है हमें इसकी लेने की, लेकिन वाई की वैल्यू नेगेटिव आई है, 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे माइनस में आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब हम सबसे पहले फर्स्ट टेबल देख लेते हैं। फर्स्ट टेबल में क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू अगर 0 है तो वाई की वैल्यू 5 है, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0 है, 0 तो यहीं पर होता है, तो वाई की वैल्यू क्या है, 5 है। एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 5 है, यहाँ पर वाई की वैल्यू है। उसके बाद सेकंड है, अगर वाई की वैल्यू 0 है तो एक्स की वैल्यू 5 है। वाई की वैल्यू 0 है तो एक्स की वैल्यू क्या है, 5 है। क्या बना दिया मैंने, ये यहाँ से होगा 1 2 3 4 5, उल्टा हो गया। 5 यहाँ पर नहीं आएगा, 5 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो वाई एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू 5 आई थी और एक्स की वैल्यू भी 5 आई थी। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें एक लाइन खींचनी है, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि ये दोनों एक लीनियर इक्वेशन है, तो इनका जो ग्राफ बनेगा वो एक लाइन ही बनेगा। अब हम क्या करेंगे, पहले क्या आया था, 0,5 पे ये पॉइंट आया था, और 0,5 पे ये वाला पॉइंट आया था। इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, तो एक लाइन ड्रॉ होगी, एक लीनियर ग्राफ आएगा। देखिए एक लाइन बनी है पूरी, तो एक लीनियर ग्राफ मिला इससे, तो इसको हम लिख सकते हैं, कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है ये, x + y = 5 इक्वेशन। तो इसके ऊपर लिख देंगे x + y = 5, इस इक्वेशन का ग्राफ है ये। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x - 3y = 4। जब x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 1.33 आई। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट करी तो माइनस के 1.33 आई। तो 1.33, 1 तो यहाँ पर है, 0.33 कुछ यहाँ पर आ जाएगी, तो आप यहाँ पर उस पॉइंट को मान सकते हैं। 50 से थोड़ा कम ही होता है 33, तो 50 से थोड़ी पीछे आ जाएगी। और नेक्स्ट में क्या थी, अगर हमने y की वैल्यू 0 पुट करी थी तो x की वैल्यू 2 आई थी। y की वैल्यू 0 पुट करी तो x की वैल्यू क्या आई थी, 2 आई थी, जो कि यहाँ पर है। y की वैल्यू जब हमने y की वैल्यू 0 पुट करी थी, जब हमने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू माइनस के 1.33, तो y एक्सिस पे ही आएगी, ठीक है। अब हमने जब y की वैल्यू 0 पुट करी, नेक्स्ट में y की वैल्यू 0 पुट करी थी, तो y की जगह 0 आ जाएगा, और x की वैल्यू 2 पुट करी तो 2 पे पॉइंट आ गया, ठीक है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, आगे तक बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें इसमें, इस लाइन में और उस लाइन में क्या होता है,
हमने इस लाइन में और इस लाइन में देखना है कि क्या होता है। इस लाइन को मिलाओ, आगे तक बढ़ाओ, क्योंकि हमें इस लाइन को, तो यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को कट कर रही है। और ये वाली लाइन किसकी है, कौन सी इक्वेशन की, इक्वेशन लिख देते हैं इसके ऊपर, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 की है ये लाइन। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन आपस में एक पॉइंट पर कट कर रही हैं। आपको 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी, ग्राफ बनाने की 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये पता होना चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर लाइन पैरेलल हो दोनों, जैसे मान लीजिए ये कोई ग्राफ है, जैसे मान लीजिए अगर कोई ग्राफ बनाते हैं हम और इसमें हमारी लाइन एक तो यहाँ जा रही है और दूसरी वाली भी ऐसे बन जाती, तो ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, यानी एक दूसरे के पैरेलल है। कहीं पैरेलल तो पता ही ना, जो कहीं जाके मिले ना। तो अगर लाइन्स पैरेलल आती हैं, ग्राफ की लाइन्स पैरेलल आती हैं, तो नो सोल्यूशन होता है उसका उन लाइन्स का कोई सोल्यूशन नहीं होता। और अगर जैसा कि हमारी आई है कट करके ग्राफ पे ऐसी आती है कि कट हो जाए लाइन कहीं पे, तो ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं, ऐसे ग्राफ के कितने सोल्यूशन होते हैं, ऐसे ग्राफ के एक यूनिक सोल्यूशन होता है। क्या सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। और अगर कोई ऐसा ग्राफ बन जाए जिसमें लाइन एक यहाँ हो और दूसरी भी इसी के ऊपर हो, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर हो, तो इसमें क्या होते हैं, इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। इसमें क्या होता है, जब पैरेलल हो लाइन तो नो सोल्यूशन होता है, नो सोल्यूशन। और अगर एक पॉइंट पर कट करें तो यूनिक सोल्यूशन। और अगर दोनों एक पर ही हो, एक के ऊपर एक हो लाइन, तो इसका क्या होता है, इसके क्या होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन। सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो हमारी क्या है, हमारी जो ग्राफ बनाया है वो दिख रहा है हमें एक पॉइंट पर कट कर रहा है, तो यानी इसका कितने सोल्यूशन है, इसका क्या सोल्यूशन है, इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है इसका यूनिक सोल्यूशन है। तो हम लिख सकते हैं क्या सोल्यूशन है इसका, यूनिक सोल्यूशन, इसका यूनिक सोल्यूशन है, ठीक। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बाय फैक्टराइजेशन। चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये चैप्टर है, जिसका ये क्वेश्चन है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है फैक्टराइजेशन मेथड से, और इसके फैक्टर हमें फाइंड करने हैं। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लेंगे और इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, उसके बाद इसके फैक्टर फाइंड करेंगे कि इस इक्वेशन के कौन कौन से फैक्टर हैं। तो पहले हम ये इक्वेशन ले लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, इसके मिडिल टर्म को पहले तो इस डिजिट से इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब भी एक्स स्क्वायर में कोई भी कोफिशिएंट हो तब सबसे पहले इसके कोफिशिएंट को इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है इससे। तो क्या होगा, 2 3 6, यानी हम ऐसे डिजिट चाहिए जिसे मल्टीप्लाई करके 6 आए और ऐड करके 7 आए। इसे देखते हैं कि यहाँ पे हमें पता चलता है कि इसे मल्टीप्लाई करने वाली टर्म को ऐड करना है या माइनस करना है। तो यहाँ पर प्लस का साइन है, हमें इसलिए देखना है कि ऐसे कोई सी डिजिट जिसे मल्टीप्लाई करके 6 आए और ऐड करके 7 आए। अगर यहाँ पर माइनस होता तो हमें ये चाहिए होता कि मल्टीप्लाई करके 6 आए और माइनस करके आए, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन है। तो हम क्या करेंगे, ऐसी कोई डिजिट चाहिए जिसकी मल्टीप्लाई करके 6 आए और प्लस करके 7 आए। तो हम क्या ले सकते हैं, 6 1 6, क्या ले सकते हैं, 6 1 6, क्योंकि 6 1 6 होता है और 6 + 1 7 होता है। तो हम ले लेंगे यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 6 + 1, इसको स्प्लिट कर लेंगे 6 + 1 से। 6 इंटू 1 से करेंगे तो 6 आएगा और 6 + 1 करेंगे तो 7 आएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई होती है तो माइनस आता है, तो माइनस का 6x आ जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस का 1x, वैसे तो खाली x भी लिख सकते हैं सर, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, एक तो 2 कॉमन आ सकता है, 2 की टर्म में 2 भी आता है और 6 भी आता है, और एक x कॉमन आ सकता है। तो यहाँ से 2x कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा अंदर, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा 6। हमने अगर 2 कॉमन कर लिया, 2 की टर्म में 6 कितने टाइम आता है, 3 टाइम, तो x एक है वो कॉमन कर लिया हमने, और तो x - 3 आ जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन करेंगे, यहाँ से टेबल तो कोई कॉमन आ नहीं सकती है, तो ओनली 1 कॉमन कर लेंगे, माइनस का 1 कॉमन कर लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा x, और इधर क्या बचेगा, क्योंकि और प्लस है यहाँ पर
और हम माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पर माइनस बचेगा, जिससे अगर हम दोबारा उसे खोलें ब्रैकेट को तो माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे अंदर प्लस आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा -3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन कर सकते हैं हम, x-3 कॉमन कर सकते हैं, सेम है x-3 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2x और इधर -1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म को 0 के इज इक्वल टू रख देंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। अब दोनों टर्म्स को क्या करेंगे, x के इज इक्वल टू में रखेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x-3 इज इक्वल टू 0, 2x -1 इज इक्वल टू 0। x-3 इज इक्वल टू 0, 3 प्लस में यहाँ पे इधर क्या में जाएगा, इधर माइनस में, इधर क्या में जाएगा प्लस में, हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। एक तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 3, अब ये माइनस में है इधर प्लस में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1, और ये x की मल्टीप्लाई में 2 और मल्टीप्लाई में होता है तो वो इज इक्वल टू के इधर का, जब कोई डिजिट मल्टीप्लाई में हो किसी वेरिएबल के तो वो इज इक्वल टू के इधर काय में जाते हैं डिवाइड में, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, ये x का दूसरा फैक्टर होगा। x के 2 फैक्टर्स क्या क्या निकल के आए हैं, एक तो है 3 और एक है 1/2, तो यही x इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2x² - 7x + 3 के कितने फैक्टर निकल के आए, 2, जो कि हैं 3 और 1/2, यही आपका आंसर है। अब इस क्वेश्चन को एक बार कॉपी और पेन लेकर वीडियो को पॉज करके कॉपी में ज़रूर करके देखें, क्योंकि ऐसे देखने से मैथ्स के क्वेश्चन समझ में नहीं आते। जब आप सॉल्व करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, और नहीं आया तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपने आप करके देखिए, और जो भी टर्म आपको इसमें समझ में नहीं आए दोबारा उसको वीडियो को दोबारा देखिए, जिससे आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ये चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिया गया है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द AP 2, 7, 12 डैश डैश। ये 20 टर्म्स हैं AP की वैल्यू में, यहाँ पर क्या है 20 टर्म्स है, हमें इसका सम फाइंड करना है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन है, तो हम कैसे करेंगे, ये टर्म्स फाइंड करने के लिए AP का एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आपको वो लर्न करना पड़ेगा, तो उसे ज़रूर लर्न कर लें। AP का एक फॉर्मूला लिखते हैं हम, AP का क्या फॉर्मूला होता है, AP इज इक्वल टू, AP निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, AP इज इक्वल टू A + n-1 D। ये यहाँ पर A की क्या वैल्यू है, A वो होता है जो यहाँ इसकी फर्स्ट टर्म होती है, और D क्या होता है जो इन दोनों के बीच में, जो सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच में क्या होता है डिफरेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं, कोई भी फर्स्ट टर्म उससे नेक्स्ट टर्म जो होती है, तो नेक्स्ट टर्म से उससे पहली वाली टर्म के बीच में जो डिफरेंस है उसे D बोलते हैं। और N किसे बोलते हैं, N उसे बोलते हैं जितनी टर्म्स आपसे पूछी हैं, जैसे इसमें 20 टर्म्स पूछे तो यहाँ पे N की वैल्यू क्या होगी 20 होगी। तो यहाँ पे हम पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि यहाँ पर किसकी वैल्यू क्या क्या है, कि A की वैल्यू क्या हुई यहाँ पर, क्योंकि A क्या है फर्स्ट टर्म है, तो A की वैल्यू हुई 2, क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है AP कितना, AP क्या दिया हुआ है आपको 2, 7, 12 डैश डैश डैश, ये आपको दिया है। तो आपकी फर्स्ट टर्म क्या है 2, ये A की वैल्यू क्या हो गई, फिर A की वैल्यू है 2, और डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस निकालिए, हर एक टर्म के बीच में 7 - 2 क्या होगा, 7 - 2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे D की क्या वैल्यू आ गई है 5, क्योंकि 12 में 7 माइनस करेंगे तो भी 5 आएगी, सबकी डिफरेंस 5 है, यानी D की वैल्यू यहाँ पर 5 है। और N की वैल्यू कितनी है, कितनी टर्म्स हमें पता करनी है, 20 टर्म्स पता करनी है, तो N की वैल्यू क्या है 20। अब इन तीनों की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, लगाइए इस इक्वेशन में AP इज इक्वल टू, A की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले A लगाएंगे, A की वैल्यू है 2 प्लस N की वैल्यू 20 -1, D की वैल्यू क्या है, अभी हमने निकाली 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 को ऐसे रहने देंगे। सबसे पहले ये इसमें बॉड मास का रूल लगेगा। आप बॉड मास का रूल तो पता ही है आपको, बॉड मास का रूल होता है ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लाई ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, यानी सबसे पहले क्या करना पड़ता है उसमें, उसके उस रूल के हिसाब से सबसे पहले हमें, अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन जिसमें ऐड भी हो, डिवाइड भी हो, सब्ट्रैक्ट भी हो, तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, बॉड मास के रूल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, कोई भी ब्रैकेट हो सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करने के बाद क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऐड और सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे, इस ये जो आपको ये दी हुई है, क्या दिया हुआ है, ये ब्रैकेट दिया हुआ है ना, तो पहले से सॉल्व करेंगे, यानी 20 - 1 करेंगे, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। तो 20 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 20 में से 1 माइनस करेंगे तो 19 आएगा, और मल्टीप्लाई में क्या है 5, यहाँ पर डिवाइड ही नहीं है कोई, तो डिवाइड की कोई डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड है नहीं। देन 19 की
5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस 19 की 5 से आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। 19 5 से क्या होता है 95, क्या होता है 95, और 95 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 97। तो यही इसका AP होगा, यानी 20 टर्म्स का AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा 20। इन 20 टर्म्स का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा 97। तो यही इसका आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार आप कॉपी में ज़रूर करके देखें। जब तक समझ में नहीं आता है वीडियो को बार बार देखिए, जिससे आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाए कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप पुटअप कर दें। हाँ, ऐसा भी हो सकता है पेपर में कि इसकी इन डिजिट की जगह थोड़ी बहुत डिजिट चेंज हो जाए, लेकिन क्वेश्चन आपको ये ज़रूर मिलेंगे। इस वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन को ज़रूर करके देखें, जिससे आपको बिल्कुल एक एक टर्म इसके समझ में आए। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर ट्राइंगल से लिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT, थेल्स थ्योरम। ये एक थ्योरम है, बहुत बार पेपर में पूछी गई है, थेल्स थ्योरम, BPT, जो कि आपको बहुत कम जगह यानी समझने के लिए मिलती है। तो ज़रूर इस थ्योरम को ज़रूर करके जाएँ पेपर में, हो सकता है थ्योरम पेपर में मिले आपको। थेल्स थ्योरम क्या होती है? थेल्स थ्योरम में हमसे कहते हैं इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी अगर हम किसी ट्राइंगल के एक साइड उसकी पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, यानी कि मैं आपको बना के दिखाती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए कोई ट्राइंगल है आपके पास, ये कोई ट्राइंगल है ABC, ABC। तो इस ट्राइंगल की किसी भी साइड के पैरेलल, तो हम इस साइड के पैरेलल एक लाइन ले लेते हैं, ये लाइन इसके पैरेलल है, इस लाइन को भी हम नेम दे देते हैं DE। तो हम मान लीजिए हमने इस ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची। थेल्स थ्योरम यही है। थेल्स थ्योरम क्या है कि इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल की किसी वन साइड कोई भी उसकी पैरेलल लाइन हम क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे, तो इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, तो जहाँ पर यहाँ पर टू साइड्स पर इंटरसेक्ट करेगी, जहाँ पर जैसे कि हमने पैरेलल लाइन इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, तो इसने टू लाइंस पर इस ट्राइंगल के 2 पॉइंट्स पर कट किया D और E। तो इन दोनों का रेशो, जहाँ पर इसने कट किया इन दोनों का रेशो, देन इट इज डिवाइड्स द टू साइड इन द सेम रेशो, यानी ये जहाँ पर डिवाइड कर रही है तो सेम रेशो में डिवाइड करेगी, यानी AD और DB का रेशो AE और EC के रेशो के बराबर होना चाहिए। AD अपॉन DB इक्वल होना चाहिए AE अपॉन AC, AE अपॉन AC के रेशो। इसे तो कहते हैं, अगर हम लिखेंगे AD रेशो DB इक्वल होगा AE रेशो AC के। तो रेशो का अपॉन में चेंज कर सकते हैं नहीं, तो यही तो बात है कि AD और DB का रेशो AE और EC के बराबर हो, ये हमें प्रूफ करना है। ये थ्योरम यही कहती है कि अगर कोई भी किसी भी साइड के किसी भी साइड के अलॉन्ग हम एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रही है एक साइड के दोनों रेशो, एक साइड का रेशो सेकंड दूसरी साइड के रेशो के बराबर होगा जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये हम इसमें प्रूफ करेंगे। तो करते हैं फिर प्रूफ। पहले हम लिख लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या ड्रॉ किया। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ था इसमें, हमें पता है कि DE पैरेलल है BC के, हमने DE पैरेलल ड्रॉ करी है BC के, तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा इस थ्योरम को, अगर एक बारी में नहीं समझ में आती है तो दोबारा देखिए इसे। सबसे पहले क्या करेंगे, DE पैरेलल है BC के, वो लिख देंगे हम, जो हम करते जाएंगे उसे हेड टू हेड लिखते जाएंगे। क्या लिखेंगे कि DE पैरेलल है BC के, ये साइन होता है बताने का कि किसी भी लाइन के पैरेलल होना। पैरेलल का मतलब तो पता है ना आपको, कि ऐसी लाइन जो कहीं पे भी आगे जाकर कहीं भी ना मिले, यानी जॉइन ना हो कहीं भी जाके, हमेशा बिल्कुल सीधी ही रहें, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन कि मतलब आगे तक कितनी ना आगे बढ़ा दे जाए तो ये कहीं कहीं भी मीट ना हो, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर ना मिले। तो DE पैरेलल है BC के। तो हमसे क्या पूछा है कि AD और DB का रेशो और AE AC का रेशो हमसे पूछा है कि बराबर है या नहीं है, हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी अपने पास से। कंस्ट्रक्शन का मतलब पता है ना आपको, कोई भी मतलब लाइन वगैरह ड्रॉ करनी पड़ेगी जिससे हम प्रूव कर सकें ये इसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि ये थ्योरम है, हम एक अलग से ट्राइंगल बना देते हैं। थ्योरम
या फिर इसी में ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे डी जी, एक परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस लाइन पर, यानी जो डी जी हम इसे जी मान लेते हैं, क्या डालेंगे कि डी जी परपेंडिकुलर है ए ई पर। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हम कि हमने डी जी ए ई पर डी जी क्या करी, परपेंडिकुलर डाली है। तो क्या लिख सकते हैं हम, डी जी परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, डी जी परपेंडिकुलर है ए ई के, डी जी परपेंडिकुलर है ए ई के। और एक और कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ से, जैसे इसके बिल्कुल इक्वल ही ई से, ई पॉइंट से यहाँ पर डालेंगे एक परपेंडिकुलर, इसको नाम दे देंगे हम एफ, ई एफ। अब हमने क्या किया, ई एफ परपेंडिकुलर डाली ए डी पर। ये जो ई एफ हमने परपेंडिकुलर है ये काय पर डाली है, ए डी पर। तो हम लिख लेंगे ई एफ परपेंडिकुलर है किसके, ए डी के, ई एफ परपेंडिकुलर है ए डी के। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका वो पार्ट लेंगे, सबसे पहले इसको इस पॉइंट को इस पॉइंट से मीट कर देंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, ई और बी को मिला देंगे और डी और सी को मिला देंगे। ये भी हमने कंस्ट्रक्शन किया है, जॉइन, तो कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे जॉइन बी ई एंड सी डी, बी ई एंड सी डी, क्योंकि हमने इन दोनों को ज्वाइन किया है। तो हमने ये भी कंस्ट्रक्शन में ये तीन चीज़ करी है, या चारों चीज़ करी है हमने कंस्ट्रक्शन में, और इसको एंड टू एंड ड्रॉ कर दिया। तो कंस्ट्रक्ट किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को लेंगे, ओनली इस ट्रायंगल को देखिए बना लेते हैं चाहे अलग से। ये क्या है, ए डी ई ट्रायंगल है ये, ओनली ऊपर वाले ट्रायंगल, ठीक है। और ये डी जी यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर डाल रखा है। तो हम क्या करेंगे, ए डी ई का एरिया निकालना है हमें, ए डी ई का एरिया निकालेंगे। क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए डी डी ई, ए डी का एरिया फाइंड करेंगे किसी भी ट्रायंगल का, जिसमें किसी भी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या होता है जिसमें हाइट हो, उस किसी भी ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया हो, किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई, लिख देते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये होता है ट्रायंगल का एरिया। तो इसमें क्या है, हाइट, इस ट्रायंगल में हाइट क्या है, इस ट्रायंगल में हाइट है डी जी, हाइट है डी जी। और बेस कोई सा भी ले सकते हैं, बेस जिस पे ये बनी हुई है, बेस वही होगा जिस पे ये हाइट बनी हुई है, ठीक है। तो इस पे ये हाइट क्या है, डी जी, और बेस क्या है, ए ई। तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बेस क्या है इसका, ए ई, और हाइट क्या है, डी जी, क्या है हाइट, डी जी। ये इसका एरिया हो गया। अब हम क्या करेंगे, डी ई सी का एरिया निकालेंगे, किसका, डी ई सी का एरिया निकालेंगे, ए डी और डी ई सी का एरिया। उसमें आपको इस ट्रायंगल में देखना पड़ेगा डी ई सी, ये वाला ट्रायंगल है डी सी, ये कौन सा ट्रायंगल है, डी ई सी, डी ई सी। इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं हम, ये ऐसे बना हुआ है डी ई और सी, जिसमें कि ये हाइट होगी इसकी, इधर देखिए जब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, तो कोई भी ट्रायंगल हो, अब मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये आपका ट्रायंगल है, तो हम यहाँ पर इसकी हाइट को कैसे मानेंगे कि जैसे ये अगर मैं ऐसे कर दूँ, यहाँ पर एक अलग से कंस्ट्रक्शन कर दूँ ऐसे, तो ये इसकी हाइट है, ये इस ट्रायंगल की हाइट है। तो ऐसे ही यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो ट्रायंगल हमने लिया है, तो ध्यान से देखिए ये इसकी हाइट है, ये भी तो इसके बराबर ही है ट्रायंगल के, तो ये इसकी हाइट होगी डी जी, डी जी क्या होगी, इसकी हाइट होगी। तो इसका एरिया निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ डी सी, एरिया ऑफ डी सी, एरिया ऑफ डी सी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू
एक बेस ले लेंगे EC, बेस क्या है इसका EC, मल्टीप्लाई हाइट अभी मैंने आपको बताई थी DG। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे 1 डिवाइडेड 2 लिख लीजिए। एरिया ऑफ AD, एरिया को मैं ऐसे ए लिख लेती हूँ, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC, इसको ऊपर नीचे रख लेंगे। हमने क्या किया, एरिया ऑफ AD और एरिया ऑफ DEC को डिवाइड करेंगे। अब इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। वैल्यू क्या है 1/2 मल्टीप्लाई AE मल्टीप्लाई DG डिवाइड 1/2 EC मल्टीप्लाई DG। 1/2 से 1/2 कट हो जाएगा, DG से DG कट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे AE अपॉन EC, क्या बचेगा AE अपॉन EC। एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEB इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा था, ऊपर बचा था AD और अपॉन में नीचे बचा था DB। ये हमने फाइंड किया, ठीक है। इसको एक ऐसे रख लेंगे, एक बार एक क्वेश्चन मान लेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। अब हम आगे करेंगे। इस इक्वेशन में हमें एक चीज़ देखनी है कि DEB और DEC यानी DEB एंगल और DEC एंगल, यानी एक तो DEC ट्राइंगल और एक DEB ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल बराबर होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम पैरेलल में और इनका बेस भी सेम है। क्या है, बेस भी सेम है और इन ट्राइंगल के दो पैरेलल के बीच में है ये, ठीक है। तो एक थ्योरम होती है, ऐसा आप मान सकते हैं कि अगर दो पैरेलल्स के बीच में सेम बेस के दो ट्राइंगल हो तो वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। क्या बचा वहाँ पर, एंगल ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEB इज इक्वल टू AE अपॉन में क्या बचा था EC। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लेंगे। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। आगे क्या होगा, जैसे हमने ADE और DEB ट्राइंगल के एरिया फाइंड करे थे, ADE और DC ट्राइंगल के एरिया फाइंड करे थे, अब ADE और DEB के एरिया फाइंड करेंगे। सबसे पहले वही उसी ट्राइंगल में सबसे पहले हम एरिया ऑफ ADE तो हमें पता ही है, अभी हमने निकाला था एरिया ऑफ ADE इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई AD मल्टीप्लाई EF। ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। जैसे हमने ट्राइंगल क्या था ADE, आपके पास ADE ये ट्राइंगल था, AD ये था AD, यहाँ पर E था, AD ट्राइंगल था आपके पास। तो AD ट्राइंगल में अब ये पहले हमने DG पैरेलल ली थी, DG पैरेलल ली थी, अब हम EF पैरेलल लेंगे। EF भी तो हमने पहले ड्रॉ की थी एक, तो इसमें आपकी अब जो हम ADE का एरिया फाइंड करेंगे तो इसमें हाइट EF होगी। क्या होगी, EF, हाइट क्या होगी EF, क्योंकि पहले हमने ये ट्राइंगल, पहले हमने जो ट्राइंगल लिया था ADE तो उसमें हमने क्या थी, ये DG थी, परपेंडिकुलर DG थी, लेकिन इस बार हमें FE परपेंडिकुलर लेनी है। तो इस वजह से जो EF है ये इसकी हाइट है। अब इस इक्वेशन में जब हमने इस ADE का एरिया फाइंड किया तो बेस तो AD हो गया और इसकी हाइट क्या हो गई EF, बस इसमें इतना चेंज है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारी। अब हम क्या करेंगे, DEB का फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ DEB। DEB का एरिया फाइंड करने के लिए DEB देखेंगे एंगल, DEB कैसा होगा, देखिए इधर हमने वो ट्राइंगल बनाया था, एक मिनट ट्राइंगल देख लेते हैं, वो वाला ट्राइंगल देखेंगे पहले, वो वाला। अब हम DEB एंगल लेंगे, कौन सा, DEB
बी एंगल, ठीक है। और इसमें हाइट क्या होगी, ई एफ, ये बात याद रखें आप, डी ई बी में हाइट क्या होगी, ई एफ। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं डी बी एंगल। क्या है डी बी एंगल, ऐसे अभी ट्रायंगल डी बी, क्या है, डी ई और बी, डी बी ट्रायंगल ये है। और इसकी हाइट क्या है, मैंने अभी आपको बताई थी, हाइट है ई एफ, क्या है, हाइट ई एफ। और बेस क्या होगा, बेस होगा इसका ई एफ, ई एफ इसकी हाइट है, ठीक है। और बेस होगा इसका डी बी, बेस होगा डी बी। लिख देंगे 1/2 मल्टीप्लाई हाइट, क्योंकि हाइट तो यहाँ से ही देखे थे ना आपने, ऐसे करके हाइट ये थी, हाइट इसकी ई एफ, तो इस बेस पर ही तो है हाइट, तो ये बेस है डी बी और ई एफ क्या है, हाइट है, ठीक है। इधर से था ई एफ, इधर से ये तो बेस, ये तो डी जी था, डी जी, और ये ट्रायंगल में क्या बना हुआ था इधर, ई एफ, तो ये इसकी हाइट हो गई। अगर हम इसे मिलाएंगे तो ये इसकी हाइट है, नहीं है, ये इस ट्रायंगल की हाइट है, ठीक है। क्या है, ई बी, ई एफ। तो हम लिख देंगे 1/2 मल्टीप्लाई बेस इसका डी बी इंटू इसकी हाइट क्या है, ई एफ, हाइट क्या है, ई एफ। इसको इक्वेशन नंबर 5 मानेंगे। अब इन दोनों को भी एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 4 डिवाइड इक्वेशन 5, लिख देंगे एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइड एरिया ऑफ डी ई बी। क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई ए डी मल्टीप्लाई ई एफ अपॉन 1/2 मल्टीप्लाई डी बी मल्टीप्लाई ई एफ। ई एफ से ई एफ कट हो जाएगा, ठीक है, 1/2 से 1/2 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एंगल ऑफ ए डी अपॉन एंगल ऑफ एरिया ऑफ ए डी अपॉन एरिया ऑफ डी बी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचेगा, ए डी और अपॉन में क्या बचेगा, डी बी। ये होगा इक्वेशन नंबर, कौन सी, इक्वेशन नंबर 6, क्योंकि 5 तो अभी तक हम निकाल चुके हैं। अभी मैंने आपको समझाया था पीछे कि एरिया ऑफ डी बी, अभी आपको समझाया था मैंने, दोनों ट्रायंगल बराबर होंगे क्योंकि वो दोनों सेम पैरेलल के बीच में हैं और उनका बेस भी सेम है, तो वो दोनों ट्रायंगल बराबर होंगे। कौन से, डी बी और डी सी, एरिया तो उसका एरिया भी बराबर होगा। एक बार देखते हैं ट्रायंगल में, ये आपके पास ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल का ये वाला ए डी ई, इस ट्रायंगल के डी बी और डी सी, डी ई बी और डी ई सी दोनों एंगल बराबर होंगे। डी ई सी ये वाला है और डी बी ये वाला है, दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि दोनों सेम पैरेलल में है और सेम बेस है। एक थ्योरम है, आप इसे याद कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ कि एंगल डी बी और डी सी क्यों एरिया, क्योंकि एंगल डी बी और डी सी बराबर है तो उसका एरिया भी बराबर होगा। और दोनों एंगल क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों का सेम बेस है और उनके बिटवीन जो जिसके बिटवीन है वो सेम पैरेलल है। तो हम लिख भी सकते हैं इसमें, ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, इसी वजह से ये दोनों क्या है, ट्रायंगल बराबर है और इनका एरिया भी बराबर है। ट्रायंगल बराबर है तो एरिया भी बराबर ही होगा। तो हमारे पास एक रेशो क्या है, एरिया ऑफ ए डी अपॉन एरिया ऑफ डी सी, एरिया ऑफ डी सी, ठीक है। तो एरिया ऑफ, क्योंकि डी बी और डी सी का एरिया बराबर है तो हम डी सी की जगह क्या रख सकते हैं, ए डी, तो ऐसे रहेगा, एरिया ऑफ ए डी, ये तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन डी सी की जगह क्या रख सकते हैं, अभी हमने पीछे क्या बात करी थी कि डी सी और डी बी दोनों बराबर है एरिया, तो हम डी सी की जगह डी बी रख सकते हैं, एरिया ऑफ डी ई बी। हमने यहाँ पर ए डी तो ए डी है,
तो एरिया भाई AD तो सेम ही एक ही एंगल है तो एरिया तो उसका बराबर होना ही है, लेकिन DEC और DB सेम है इसलिए इनका एरिया बराबर है। तो हम क्या करेंगे, अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे जो हमने अभी पीछे निकाली है। तो इक्वेशन 3 से हमने इक्वेशन 3 से AD और DC की क्या वैल्यू निकाली है, AE अपॉन EC। और इक्वेशन नंबर 5 में हमने AD और DB की वैल्यू निकाली है, AD अपॉन DB। यही हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना कि दोनों की रेशियो बराबर है, जो कि प्रूफ हो गया है। ठीक है, ऐसे ही आप अगर आपको थ्योरम में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, थ्योरम थोड़ी बहुत समझ में नहीं आ रहा तो एक बार दोबारा देखें वीडियो को, लेकिन जब तक समझ में नहीं आती है एक बार कॉपी पेंसिल लेके कॉपी में करके देखें, तो जब तक समझ में नहीं आए इसे करें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशो 3:1 इंटरनली। तो हमें ये जो हमें लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट दी गई है, बना लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ इसमें, हमें इसमें इन्होंने एक लाइन सेगमेंट दी है, एक लाइन सेगमेंट है जो कि दो पॉइंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट क्या है इसका 4, -3 और दूसरा पॉइंट क्या है 8, 5। ये इसके 2 पॉइंट्स हैं, एक लाइन सेगमेंट है जिसके 2 पॉइंट्स हैं 8, 5 और 4, -3। तो हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स के ये पॉइंट 3:1 में कहीं डिवाइड कर रहा है। ये पॉइंट 3 डिवाइड का मतलब का क्या मतलब है, मान लीजिए एक लाइन है, अगर मैं इसे बीच में से काट दूँ तो ये मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसे, तो ऐसे डिवाइड कर रहा है। एक पॉइंट ऐसा है जो इसको इंटरनली 3:1 के पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर वो पॉइंट है जो इसको जो कि इसको 3:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम P मान लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y और इसके क्या है, इसे हम AB मान लेते हैं पॉइंट्स को AB, और इसके कोऑर्डिनेट है 4, -3 और इसके कोऑर्डिनेट है 8, 5। तो हमें x, y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है और ये हमें M1:M2 दिया है। क्या दिया है, M1:M2 3:1। तो हमें जो वैल्यू दे रखी है पहले हम वो वैल्यू क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया है इसमें, M1:M2 दिया है, M1:M2 = 3:1। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला हमें क्या दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है Px, y को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इसको याद कर लीजिएगा, इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला क्या होता है, M1x2 + M2x1 अपॉन M1 + M2 M1y2 + M2y1 अपॉन M1 + M2। ये इसे फाइंड करने का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसको आप याद कर लें। अब मैं बताती हूँ आपको कि यहाँ पर M1 क्या है, x1 क्या है, x2 क्या है। हमें यहाँ पर आपको दो कोऑर्डिनेट्स दिए थे 4, -3 और 8, 5 और एक रेशो दिया था 3:1। ये इन सब में इन सब की वैल्यू है। तो देखिए ये क्या है x1 और ये है x2, ये है y1, ये है y2 और ये है M1 और ये है M2। अब इसकी वैल्यू आपको इसमें पुट करनी है। तो क्या करेंगे, Px, y, M1 की वैल्यू क्या है 3 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू 8 प्लस M2 की वैल्यू कितनी है 1 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू 4 अपॉन M1 और M1 + M2 यानी 3 + 1 कॉमा M1 की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू 5 प्लस M2 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू 3 अपॉन M1 + M2 यानी 3 + 1। अब इसको सॉल्व करेंगे। Px, y = 3 8 = 24 प्लस 1 4 = 4 अपॉन 3 + 1 4 कॉमा 3 5 = 15 प्लस 1 3 = 3 अपॉन 3 + 1 4। Px, y =
24 + 4 28 अपॉन 4 कॉमा 15 + 3 कितने हो जाएंगे 18 अपॉन, एक सेकेंड, यहाँ पर हमने एक चीज़ नहीं देखी, -3, क्योंकि ये -3 है, ठीक है। तो माइनस का अगर कोई साइन होता है तो माइनस का ही रखना है। जैसे यहाँ पर आपका माइनस आएगा, 3 की जगह जहाँ जहाँ भी आपने 3 पुट किया है वहाँ आपको माइनस पुट करना है, ठीक है। लेकिन रेशो में ऐसा नहीं होता। M1 और M2 अगर आप लिख रहे हैं वो तो रेशो है, ये 3 अलग है, आप इसे मत मानिएगा कि ये 3 ये इसका है। ओनली जहाँ हमने ये वाला 3 फाइंड पुट करा है उस जगह माइनस लगेगा, ठीक है। तो ये भी 3 माइनस का है और ये भी माइनस का 3 है। नहीं, ये माइनस का नहीं है क्योंकि M1 की वैल्यू है। तो जब हम 3 8 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर M1 की वैल्यू यहाँ नहीं लगेगा। जहाँ जहाँ हमने x2 की वैल्यू लगाई है, x2 की वैल्यू कहाँ लगाई है हमने, y1 की वैल्यू कहाँ लगी, यहाँ तो है नहीं है y1 की वैल्यू, यहाँ पर है y1 की वैल्यू, यानी बस यहाँ पर लगेगा -3, ठीक है। बाकी सब ऐसे ही रहेगा। तो ये तो हमने सब सारी सही कैलकुलेशन है। 1 3 = 3, तो ये -3 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, -3, क्योंकि प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो -3 आता है। तो 15 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 12, यहाँ पर 12 आएगा, 12/4। अब इसे हम डिवाइड कर देंगे। 4 के टेबल में 28 कितना टाइम आता है, 4 7 = 28 और 4 3 = 12। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए हैं, P(x, y) = 7, 3। ये आपके कोऑर्डिनेट्स निकल आए हैं इस पॉइंट के। हमसे कोऑर्डिनेट्स ही पूछे थे कि हमें बीच के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं कि 3:1 में जो जहाँ पर ये डिवाइड कर रहा है उसके उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो हमने फॉर्मूले के थ्रू उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बता दिए। बहुत इजी क्वेश्चन है और पेपर में कई बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप कॉपी में करके ज़रूर देखें जब तक समझ में ना आए। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से लिया गया है। इफ sin थीटा = 3/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमें दी है, cos थीटा और tan थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बना लेंगे कि ट्राइंगल के थ्रू निकालना बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। तो एक ट्राइंगल होगा हमारे पास, इसमें हमेशा जब भी हम साइन थीटा, हमें थीटा tan थीटा cos थीटा किसी भी चीज़ की वैल्यू दी हो इसमें, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे हम ABC, ठीक है। ये थीटा बना देते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल होता है क्योंकि हमें थीटा दिया है एंगल, इसलिए थीटा लिया है हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा, एक चीज़ इसमें आपको याद रखनी है, PBP/HHB, PBP/HHB, ठीक है। यानी ये आपको याद रखेंगे, ये साइन की वैल्यू होती है, ये कॉस की वैल्यू होती है और ये tan की वैल्यू होती है। तो इसमें हमें क्या दिया है, साइन की वैल्यू क्या क्या दी है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें हाइपोटेनस क्या है, बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। तो जब भी हमें जिस एंगल की बात हो रही है, तो यहाँ पर थीटा की बात हो रही है, जिस एंगल की बात हो रही है, पहले तो देखते हैं 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल के सामने वाला एंगल हमेशा हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, हाइपोटेनस। और जिस एंगल की बात हो रही है, जिस थीटा की बात हो रही है, तो उसके सामने वाली हमेशा परपेंडिकुलर होगा और जहाँ वो है तो उसका बेस होगा। तो इस थीटा के सामने वाली लाइन क्या है, ये है, तो ये परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री के सामने वाला क्या है, हाइपोटेनियस है, ठीक है। ये बात याद रखें आप। और नीचे जो थीटा जहाँ पर बन रहा होता है उसे कहते हैं बेस, ठीक। हम क्या करेंगे, हमें साइन की वैल्यू दी है साइन थीटा की 3/5। तो मैंने आपको बताया साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की वैल्यू दी है। साइन थीटा की वैल्यू क्या दी है हमें, 3/5। ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर और नीचे क्या है, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, 5। अब हमें क्या करना है, बेस की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि कॉस थीटा और tan थीटा में बेस की ज़रूरत होती है। तो बेस की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, PT, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में PT लिख देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी इसका फॉर्मूला होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, जो भी हमें वैल्यू इसकी पता है। तो बेस की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू, बेस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो B की जगह ऐसे रहेगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें दे रखी है 3, हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। अभी इसके क्योंकि हमें B की वैल्यू निकालनी है
तो बी के प्लस में है, इधर काय में जाएगा माइनस में। तो क्या हो जाएगा ये बी स्क्वायर 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। 25 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 16। 16 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। अब ये क्या होगा, बी स्क्वायर स्क्वायर जाएगा अंडर रूट में चला जाएगा, बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 16। 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो बी की वैल्यू क्या आएगी 4। क्या आएगी बी की वैल्यू 4, क्योंकि 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर अंडर रूट में होगा और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा 4। बी की वैल्यू कितनी आएगी 4। अब हमें बेस की वैल्यू पता चल गई है, बेस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4। अब हम इसमें रख देंगे, सबसे पहले कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइट। ये आपको उसी फॉर्मूले से पता चलेगा जो अभी मैंने आपको बताया। बेस क्या है इसमें, बेस हमने अभी निकाला 4 और हाइपोटेनस हमें पता ही है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमें पता ही है 5, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आती है 4/5। ऐसे टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। टेन थीटा की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 और बेस की वैल्यू 4, यही हमारा आंसर है। कॉस थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की पूछी थी, दोनों हमने फाइंड कर दिए, तो ये हमारा आंसर है। इसी तरह बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप समझे तो बहुत इजी क्वेश्चन होंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it। यानी इसमें क्या कहा है कि एक ट्री क्या हो गया है, टूट गया है स्टॉर्म के कारण, कि तेज हवाओं के कारण क्या हो गया, तूफान वगैरह आया उसके कारण एक ट्री टूट गया, बीच में से टूट गया और मुड़ के जो उसका ऊपर का पार्ट है वो ग्राउंड को टच कर लिया, और उसने जब ग्राउंड को टच किया तो उस ट्री ने 30 डिग्री का एंगल बनाया, ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बनाया। द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। और उस ट्रायंगल के जहाँ से नीचे की जड़ें हैं, पैर है जहाँ से, पैरों से और जहाँ पर उसने टूटकर एंगल बनाया वहाँ तक की दूरी क्या है 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट ब्रोक। तो टूटने से पहले ट्री की हाइट कितनी थी हमें बतानी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम एंगल बना लेते हैं जैसे जैसे इन्होंने कहा है। तो इन्होंने हमसे कहा कि एक ट्री है जो कि बीच में से टूट गया है। पहले हम मान लेते हैं कि एक ट्री है, मान लेते हैं कि एक ट्री था, ठीक है, ये बीच में से कहीं से टूट गया, मान लेते हैं यहाँ से टूट गया, तो जब बीच में से टूटेगा तो बैंड होकर यहाँ गिर जाएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर गिर गया है, ठीक है, मतलब ये पूरा ट्री है और हवाओं के कारण बीच में से टूट गया और ये टूटा हुआ पार्ट यहाँ पर गिर गया, ठीक है। और जब ये टूटा हुआ पार्ट नीचे ग्राउंड से टच होता है तो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का एंगल बनाता है 30 डिग्री का एंगल बनाता है। और जहाँ पर ये टूटकर गिरता है और उसके पैरों की जो दूरी है वो क्वेश्चन में दी है, कितनी है 8 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है 8 मीटर, ठीक। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि टूटने से पहले इस पूरे पेड़ की हाइट क्या थी, ठीक है। टूटने से पहले इस पूरे पेड़ की हाइट क्या थी, हमें क्या करना है फाइंड करना है। हम इसे मान लेते हैं हम इसको मान लेते हैं ए बी ए। हमने 2 पॉइंट्स को ए क्यों माना, क्योंकि ये पॉइंट ही तो गिरा है यहाँ पर आकर, हमने तो ए भी माना था इस ट्री को। अब ये पॉइंट यहाँ कर गया तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया ए, ठीक है, क्योंकि इसको ये पॉइंट ये चीज़ ही तो है जो टूट कर गिरी है, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हम इसे ए सी मान लेते हैं इस पॉइंट को। तो हमें फाइंड क्या करना है, इस ट्री की पूरी की हाइट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है हाइट। तो अगर हम इसमें इसको प्लस करेंगे तभी तो हाइट मिलेगी, क्योंकि ये जो पार्ट है ए सी ये इसका टूटा हुआ पार्ट ही तो है, बी सी तो है ऑलरेडी, बी सी प्लस हमें क्या फाइंड करना है बी सी प्लस ए सी। क्यों, क्योंकि बी सी और जब ये सीधा होगा तो ये पूरा ही तो हाइट है, ये और यही तो है पेड़ के हिस्से, इन दोनों को ऐड करेंगे तभी तो हमें हाइट मिलेगी, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें ट्री की हाइट पता चल जाएगी। तो सबसे पहले क्या आते हैं, हमें क्या दिया है इस पे आते हैं, ठीक। हमें 30 की वैल्यू दी है तो हम क्या करते हैं cos 30 के थ्रू हम इसकी वैल्यू निकालते हैं पहले। अगर हम इसकी भी निकाल सकते हैं लेकिन हम इसकी निकालते हैं। आप चाहे इसकी निकाल लीजिए फिर बाद में इसकी निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए।
निकालनी है बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पीछे cos थीटा वगैरह की वैल्यू निकाली थी, उससे निकालनी है। अब देख लीजिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी एंगल में आएंगे। इन एंगल ए बी सी हमें पता है cos 30। cos 30 क्यों लगाया मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था पी बी पी अपॉन एच एच बी। इससे पहले क्वेश्चन में ये वाला मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो क्योंकि हम ये वाली वैल्यू फाइंड करेंगे, कौन सी वैल्यू फाइंड करेंगे, बेस की और हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं हम, बेस और हाइपोटेनस, ठीक है, इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ठीक, क्योंकि 90 डिग्री के सामने है ना ये, तो इसे हाइपोटेनस कहेंगे। मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया कि हाइपोटेनस किसे कहते हैं। तो हाइपोटेनस भी अब जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस है और बेस तो हमें दे ही रखा है। तो हाइपोटेनस और बेस काय में है, कॉस की वैल्यू में तो है, तो हमने लगा दिया, और थीटा की वैल्यू में दे रखी है 30 डिग्री, तो हमने लगा दिया cos 30 इज इक्वल्स टू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, आपको एक टेबल से याद करनी पड़ेगी। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। क्या होती है, √3/2। आप चाहें तो मैंने इससे पहले भी वीडियो डाली है, उसमें मैंने आपको पूरी टेबल याद कराई है, तो उसमें से आप याद कर सकते हैं cos 30 tan 30 इन सब की वैल्यू, ठीक है। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 हमने यहाँ पर पुट कर दी, और बेस की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर हमें दे रखी है 8, और हाइपोटेनस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी। जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √3h और ये 2 8 जा क्या हो जाएगा 16, और ये अब √3 का नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी 16/√3। ये वैल्यू आती है हाइपोटेनस की। हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई है 16/√3। अब हम क्या निकालेंगे, अब हमारे पास ये मिल गई 16/√3। अब हमें चाहिए इसकी वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू। अब कौन सी इस चीज़ में जिसमें चाहे पी भी पी है बी, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें हमें पी की वैल्यू दी है और बी की वैल्यू दी, बी बेस लगाएंगे और परपेंडिकुलर लगाएंगे। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में, 10 में, तो 10 लगेगी इसमें। अब की बार क्या लगाएंगे, tan 30, तो लगा लेते हैं हम tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि हमें बेस की वैल्यू दे रखी है, परपेंडिकुलर ही फाइंड करनी है हमें, ठीक। आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि इसकी दे रखी है, हाइपोटेनस ले लिया, ये वैल्यू सब में एक ही आएगी, ठीक है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, और यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमें फाइंड करनी है, बेस की वैल्यू में दे रखी है 8, ठीक है। अब इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 1 जा 8 हो जाएगा p/√3, और ये √3 डिवाइड में आ जाएगा, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8/√3। ये हो गई हमारे पास p की वैल्यू। अब हमें p की भी वैल्यू मिल गई है और h की भी वैल्यू मिल गई है। p की वैल्यू यानी BC भी मिल गया है और AC भी मिल गया है। तो अब BC और AC तो हमें फाइंड करना था, हमें BC और AC तो फाइंड करना था। तो BC और AC हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो BC की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, BC की वैल्यू हमारे पास आई है 16/√3, 8/√3। BC की वैल्यू कितनी आई है, 8/√3, और AC की वैल्यू कितनी आई है, 16/√3। हाँ, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल्स टू BC प्लस AC। BC की वैल्यू कितनी है, 8/√3, और AC की वैल्यू कितनी है, 16/√3। बेस कॉमन है तो √3 कॉमन कर लेंगे, अपॉन में क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा 8 + 16, दोनों को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 16 + 8 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 24/√3। अब क्या करेंगे, इसको अगर यहाँ पे छोड़ देंगे आंसर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका अगर आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज करने पर आंसर क्या आएगा, इसको हम रैशनलाइज करते हैं। 24/√3 को रैशनलाइज कैसे करेंगे, यानी नीचे हमें अंडर रूट वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 मल्टीप्लाई √3, 24 √3 हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा 3,
की किसी √2 की मल्टीप्लाई होगी तो 2 आएगा, √3 की √3 से मल्टीप्लाई आएगा तो 3 आएगा, ठीक है, क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या होता है, √ हट जाता है स्क्वायर से, बताया मैंने आपको, 3 से कर देंगे 3 8 24, तो आपके पास क्या हाइट आ जाएगी 8 √3, ये आपका आंसर होगा। तो ट्री की हाइट क्या आई 8 √3। अब हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, स्टैटिक से लिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज़रूर, और अगर ये क्वेश्चन आया तो लॉन्ग में ही आएगा, शॉर्ट में भी आ सकता है लेकिन लॉन्ग में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन। ये एक टेबल आपको दी गई है, 100 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कितने मार्क्स वगैरह कौन से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स कहाँ पर कैसे फाइंड किए, मतलब कौन से कितने मार्क्स आए, इतने स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए, ऐसा आपको एक टेबल दी हुई है। तो इसको क्या करना है आपको, इसका फाइंड द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, आपको मीन मार्क्स निकालने हैं, ठीक है, जो मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं स्टूडेंट्स द्वारा, ठीक है, स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं आपको। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक फॉर्मूला आपको इस टेबल से एक्स की पहले एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर एफ की एफ आई, देन आप समीशन इसका फॉर्मूला पुट करेंगे और उसके बाद इसकी वैल्यू आएगी। सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, बहुत ईजी क्वेश्चन है, एक बार समझेंगे सारे क्वेश्चन इसकी तरह ही होंगे। ये क्वेश्चन लॉन्ग में ज़रूर मिलता है, बहुत अच्छे नंबर गेन कराएगा क्वेश्चन आपको। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, इसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, एक्स आई एफ आई और एक्स आई एफ आई, ठीक है। एक्स आई क्या है यहाँ पर, एक्स आई कैसे निकलता है, पहले यहाँ साइड में देख लीजिए, एक्स आई की वैल्यू हम निकालते हैं कि कोई भी मार्क्स हैं, जैसे 10 + 0, इधर क्या है, इधर देखिए एक्स आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये क्या है 0 to 10 है, तो इसमें हम एक्स आई की वैल्यू इसके लिए एक्स आई की वैल्यू क्या निकालेंगे, 0 + 10/2, ठीक, तो क्या हो जाएगा 10/2, और कट करेंगे तो क्या आएगा 5, फिर आएगा 10, इसको 2, जब क्या आएगा 10 + 2, ये क्या आएगा 10/2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 5, इसके लिए 5 आ जाएगा, और ये आएगा 10 + 20/5, तो क्या हो जाएगा 30/5, तो इससे कट करेंगे तो क्या आएगा 15, इसे कट करेंगे तो क्या आएगा 15, ऐसे ही सारे ऐड करके कट करने हैं, ठीक है। 20 + 30 क्या होगा 20, और 30 को प्लस करेंगे 50, 50/2, तो क्या आएगा 25 आएगा यहाँ पर, और जब हम 30 और 40 को प्लस करेंगे क्या आएगा 70, 70/2, 2 से 70 को कट करेंगे आएगा 35, 50 + 40 कितना हो जाएगा, 50 + 40 होगा 90, 90/2, इसको कट करोगे तो क्या आएगा 45, 60 + 50 कितना हो जाएगा 110, जब हम इसको कट करेंगे 2 से तो क्या आएगा 55 आ जाएगा, जब 70 और 60 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 130, जब से 2 से करेंगे तो क्या आएगा 2 6 12, 2 5 10, 65 आएगा, जब 80 और 70 प्लस करेंगे आएगा 150, 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 7 14, 2 5 10, 75, फिर आएगा ऐसे ही अब 80 + 90 को प्लस करेंगे अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे क्या आएगा 160, 170/2, 2 8 16, 2 5 अब 8 आएगा 85। अभी आपको पुट कर देनी है यहाँ पर, क्या क्या हमने सबसे पहले मार्क्स जो भी थे, जो जहाँ पर मार्क्स है वहीं पर पुट करनी है वैल्यू, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है, तो 9 वहाँ पर प्लेस आएगी, 0 + 10 पहले 5 पुट करेंगे, 15 25, जो इनको प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, इन दोनों प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, तो हमें एक्स आई की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर क्या होगा ये एक्स आई की वैल्यू, पहले हमें क्या मिली 5, देन 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 और 85, ये वैल्यूज़ हमें मिली है, ठीक। और एफ आई की वैल्यू एक्स आई की वैल्यू निकालनी सीख लिया आपने, एफ आई की वैल्यू कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ आपको जो ये वैल्यू दी है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू दी है सारी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ये आपको वहाँ पर एज इट इज़ उतार देनी है, जैसे 5 के = में 5 क्या होगा 5 8 12 17, ये एज इट इज़ उतार देंगे हम,
5, 8, 12, 17, 20, 18, 10, 6, 4। XI FI बिल्कुल पता है आपको, XI FI में कुछ नहीं करना, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, XI मल्टीप्लाई FI, ठीक है। तो 5 5 ज़ा 25, 15 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 120। आप मल्टीप्लाई करके देख लें अपने आप। 25 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 300, 35 की 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 595, 45 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 900, 55 की 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 825, 65 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 650, 75 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 और 85 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 340, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें समीशन FI, यानी ये जो FI ये स्टूडेंट्स की, FI का मतलब क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने निकाले थे ना, तो समीशन FI यानी इन सब का सम, समीशन FI निकालेंगे, इन सब को ऐड करेंगे FI को, ठीक है। तो क्या निकालेंगे हम समीशन FI इज इक्वल्स टू कितने स्टूडेंट्स हैं ऐड कर लीजिए, चाहे हमें टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, स्टूडेंट्स की तो संख्या है, स्टूडेंट्स का इतना नंबर है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने 100, तो समीशन FI कितना है 100, और समीशन XI FI भी निकालना है, यानी इन सब को प्लस करके इन सब को ऐड करेंगे। तो आप इन सबको ऐड करके देख लेना, आएगा 4205, क्या आएगा 4205। अब इसका एक फॉर्मूला होता है मीन निकालने का, ठीक है। मीन को हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं x बार से, यही हमें फाइंड करना था। इसका फॉर्मूला होता है समीशन XI FI अपॉन समीशन FI। समीशन XI FI को समीशन FI से डिवाइड कर देंगे, समीशन XI FI यानी ये, इसको इससे डिवाइड करना है हमें, तो आपका मीन निकल जाएगा। तो x बार कैसे निकालेंगे मीन, समीशन XI FI क्या है हमारे पास 4205, इसको 100 से डिवाइड करना है। जब हम 100 से डिवाइड करेंगे, जब भी कोई 100,000 वाली डिजिट डिवाइड करती है तो नीचे इस 100 से 100 की टेबल में जितनी बार आएगा उसको डिवाइड कर देंगे, तो आपका मीन आएगा 42.05, और 42 के पॉइंट के बाद अगर 0 होता है तो खाली से 42 भी लिख सकते हैं आप, तो इसका मीन क्या है 42, यहाँ भी छोड़ देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यही इसका आंसर है। बहुत इजी तरीके से आज हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, और ये 10 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत अच्छे नंबर गेन करा सकते हैं। अगर आपने अभी तक केवल 2 महीने बचे हैं एग्जाम के लिए, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप इन क्वेश्चन को करके जाएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप फेल हो जाएं पेपर में, बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके पेपर में, ठीक है। ये पेपर आप ये क्वेश्चन आपको एज इट इज़ मिलेंगे क्वेश्चन उसमें एग्जाम में, या फिर थोड़ी बहुत डिजिट वगैरह चेंज हो सकती है, प्रोसेस सारा यही रहेगा करने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।